नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। करते हैं समाचारों की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की जांच तेज। सुरक्षा बलों के हाथों ढेर हमलावर की हुई पहचान। पेंसिल्वेनिया की जनसभा में हुई गोलीबारी में घायल ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी, एक व्यक्ति की गई जान। जानलेवा हमले के बाद प्रचार अभियान जारी रखेंगे ट्रंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व नेताओं ने की घटना की कड़ी आलोचना। पीएम ने कहा, राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। ओडिशा में 46 साल बाद खुला भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। 4 चरण में संपन्न हो रही है पूरी प्रक्रिया। रत्न भंडार में रखे बहुमूल्य खजाने का हो रहा आकलन। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए हो रहे प्रयासों को सराहा। यूपी भाजपा कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित। संविधान और समता का निशान लेकर मैदान में कूदने का ऐलान। राहुल गांधी के हिंदू विरोधी बयान की आलोचना। कहा, अगर सत्ता में राहुल आते तो हिंदू बोलने पर लगता प्रतिबंध। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के आखिरी मैच में उतरेगी टीम इंडिया। 5 मैचों की सीरीज में भारत फिलहाल 3-1 से आगे। और अब विस्तार से समाचार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले से सनसनी मच गई है। ये घटना उस समय हुई जब पेंसिल्वेनिया में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे ट्रंप। नवंबर में होने जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं ट्रंप। बटलर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी गोलीबारी का निशाना बनाए गए। गोली लगने से ट्रंप घायल हो गए और उनके कान से खून निकलता देखा गया। इसके तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद ट्रंप को छुट्टी दे दी गई। उधर हमलावर को भी मौके पर ही ढेर कर दिया गया। इस घटना में जनसभा में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग मामले की जांच FBI कर रही है। इस मामले में FBI ने कहा है कि हमलावर की पहचान 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के तौर पर की गई है। हमलावर पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क का रहने वाला था। FBI ने कहा कि इस मामले में जांच जारी है। इसके साथ ही FBI ने लोगों से जांच में सहयोग करने का आग्रह किया है और कहा है कि उनके पास कोई फोटो या वीडियो हो तो उसे ऑनलाइन साझा किया जाए। और जानलेवा हमले का सामना करने के बावजूद ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को जारी रखने का फैसला किया है। अस्पताल से छुट्टी के बाद ट्रंप का निजी जेट देर रात नेवार्क लिबर्टी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अमेरिकी गुप्त सेवा एजेंटों और भारी हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों से घिरे हुए नजर आए। ट्रंप पास के मिंस्टर न्यू जर्सी में अपने निजी गोल्फ क्लब में रात बिताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले को लेकर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर अपने पोस्ट में लिखा है, मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से मैं बहुत चिंतित हूं। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ हैं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठित खजाना रत्न भंडार आज खोला गया। इससे पहले इसे 46 साल पहले 1978 में 14 जुलाई को ही खोला गया था। राज्य सरकार की गठित 16 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने रत्न भंडार की जांच और वहां रखे आभूषणों और कीमती सामान का लेखा जोखा करने के लिए खजाने को खोलने की सिफारिश की थी। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए मंदिर परिचालन कमेटी के सदस्यों के साथ रिजर्व बैंक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि मौजूद हैं। रत्न भंडार की सभी चीजों का डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है। रत्न भंडार के खुलने की जानकारी देते हुए CMO ओडिशा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, जय जगन्नाथ, हे प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार औरोनिया समुदाय ने आज अपनी अस्मिता पहचान के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं।
मंदिर के चारों दरवाजे सबसे पहले आपकी इच्छा से खोले गए थे। आज आपकी इच्छा के 46 वर्षों के बाद एक महान उद्देश्य के साथ रत्न भंडार खोला गया। दृढ़ विश्वास है कि ये महान कार्य सफल होगा। आपके आशीर्वाद से हर जाति, वर्ण, रंग और सबसे बढ़कर राजनीतिक मतभेदों को भूलकर आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया में ओडिशा की एक नई पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ने की प्रार्थना करता हूं। जय जगन्नाथ। पुरी के एसपी पिनाक मिश्रा ने बताया कि सब कुछ मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है। Everything is being carried on as per the standard operating procedure. I am not authorized to speak anything. The high level committee and its member will give you details once they come out. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर के रेवती रेंज में पौधारोपण किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी उपस्थित रहे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज देश का हर व्यक्ति पेड़ लगाकर अपनी मां और धरती मां को प्रणाम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की 130 करोड़ जनता का जो आह्वान किया कि इस वर्षा ऋतु में एक पेड़ मां के नाम ये अभियान को चलाया। जब मोदी जी ने अभियान का सूत्रपात किया तब किसी को मालूम नहीं था कि अभियान एक नारा न रहकर आंदोलन बढ़ जाएगा। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी मां के नाम पर एक वृक्ष लगाकर अपनी मां को और धरती माता को दोनों को एक प्रकार से प्रणाम करने का काम करता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्य समिति ने राजनीतिक प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव में जन कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया गया। राजनीतिक प्रस्ताव में एक हाथ में संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदने का ऐलान किया गया। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले को पथ प्रदर्शक बनाकर पार्टी ने आगे बढ़ने की घोषणा की। राजनीतिक प्रस्ताव में सपा और कांग्रेस पर हमला किया गया। प्रस्ताव में राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया गया। साथ ही कहा गया कि अगर सत्ता में राहुल गांधी आते तो हिंदू बोलने पर भी प्रतिबंध लग जाता। उत्तर प्रदेश भाजपा की एक दिवसीय कार्य समिति की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। नड्डा ने बैठक से पहले वृक्षारोपण किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के शीर्ष नेता भी इस बैठक में पहुंचे। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमें जनता के बीच जाकर विपक्ष के विभाजनकारी षड्यंत्रों को बेनकाब करना होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे परिवारवादी लोग, जातिवादी लोग भ्रम में अफवाह फैलाकर प्रदेश की जनता को जातीय आंकड़ों में बदलने का प्रयास किया है। हमारे लिए अब बड़ी चुनौती है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर युद्ध स्तर पर विपक्ष के विभाजनकारी षड्यंत्रों को बेनकाब करना है। सर्व समाज को लेकर हमें आगे बढ़ना है। जो लोग समाज में कमजोर रहे हैं उन्हें अपने गले लगाना है, फिर से लोगों के बीच जाना है और सबको साथ लेकर चलकर राष्ट्र के विकास के पथ को लेकर आगे बढ़ना है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के हाथ संविधान के खून से रंगे हुए हैं। वे आज संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर संविधान बचाओ के नारे देते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी 100 बार झूठ बोलकर उसे सच्चा साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार नकार रही है। कांग्रेस ने जिस तरह से झूठ बोलने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान की हत्या की, जिसने 1975 में संविधान आपातकाल लगाकर संविधान को कुचलने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं को दबाने कुचलने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं का चीरहरण किया, वो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अब संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के जिन लोगों के हाथ संविधान की हत्या के खून से रंगे हुए हैं,
वो आज संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के संविधान बचाओ का नारा देते हैं, संविधान बचाओ की बातें करते हैं। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने झारखंड के रांची में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक के आखिरी दिन 2025 में आरएसएस के स्थापना के 100 साल पूरे होने के संदर्भ में हो रही तैयारियों का विवरण दिया। सुनील आम्बेकर ने जानकारी दी कि संघ शताब्दी वर्ष से पहले पंच परिवर्तन यानी 5 लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहे हैं। जब प्रारंभ होगा तो हम लोगों ने जो पंच परिवर्तन की बातें कही है, 5 बातें जिसका मैंने उल्लेख भी किया था, तो ये सारे विषयों की तैयारी हम लोग अभी कर रहे हैं कि जैसे सामाजिक समरसता का विषय हो या पर्यावरण के संबंध में गतिविधि हो या कुटुंब परिवार प्रबोधन का विषय हो या स्व के आधार पर अपने जीवन को स्थापित करना हो या नागरिक कर्तव्यों की बात हो। तो इस दृष्टि से इन 1.5 वर्षों में लगातार संपर्क किया जा रहा है समाज के विभिन्न समाज संस्थाओं से, लोगों से, ताकि जब शताब्दी वर्ष आएगा तो हम इसको एक व्यापक तौर पर इन सारे कार्यक्रमों को अच्छे से समाज में लेके जा सके। सुनील आम्बेकर ने जानकारी दी कि आरएसएस की मुहिम जॉइन आरएसएस के तहत हर साल करीब 1 से 1.5 लाख लोग संघ से जुड़ते हैं। आरएसएस एक ऑनलाइन मुहिम है जिसके जरिए वो लोग जिनके क्षेत्र में आरएसएस अभी नहीं है वहां ऑनलाइन आरएसएस का हिस्सा वे लोग बन सकते हैं। इसमें सीधा संपर्क करते कि हम भी इस तरह से संघ के साथ जुड़कर कुछ कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो लगभग हम लोगों ने 2012 से ये ऑप्शन दिया था। अभी लगातार हर साल लगभग 1.25 लाख लोग इसमें लगातार 1 लाख से 1.25 लाख लोग हर वर्ष इसमें नए लोग आते हैं। जून एंड तक का जो मेरे पास संख्या आई है 66,529 66,529, मतलब लगभग वही एवरेज है। लगभग साल अगर 6 महीने के 12 महीने कर देंगे तो 1.25 लाख हो जाएगा। तो ये इस तरीके से एक उत्साह के साथ लोग संघ कार्य के साथ जुड़ रहे हैं। नॉर्थ कैंपस स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय पर कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई से डूसू उपाध्यक्ष अभी दहिया, यश नांदल, रौनक खत्री, सिद्धार्थ चौरान सहित लगभग 40 एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने 14 जुलाई की सुबह तकरीबन 3 बजे से 4 बजे के बीच हमला करके डूसू अध्यक्ष तुषार डेढ़ा के कार्यालय, विजिटर रूम, डूसू सचिव अपराजिता और डूसू सह सचिव सचिन बैंसला का कार्यालय तोड़ दिया। इस दौरान डूसू अध्यक्ष के कार्यालय में रखी प्रभु श्रीराम की मूर्ति भी टूट गई। डूसू कार्यालय के विजिटर कक्ष में छात्रों के ठंडे पानी के लिए रखा गया वाटर डिस्पेंसर और प्रिंटर आदि भी तोड़ दिया गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शी गार्ड ने बताया कि तोड़फोड़ के पहले उपस्थित गुंडों ने डूसू कार्यालय परिसर में पीछे की तरफ एनएसयूआई से डूसू उपाध्यक्ष के कमरे में बैठकर शराब पी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा की है और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस से मांग की है कि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल आपराधिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा डूसू उपाध्यक्ष अभी दहिया को तुरंत पद से हटाए जाने की भी मांग की गई है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। उन्होंने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर नियुक्त किए जाने की सूचना दी है। इसके अलावा सांसद कोडिकुनिल सुरेश को पार्टी का मुख्य सचेतक नियुक्त किया है, जबकि सांसद मणिकम टैगोर और डॉक्टर एमडी जावेद को पार्टी का सचेतक नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। लड़की वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली लड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, एमडीएच के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, एमडीएच जिंजर गार्लिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। 605 बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए
अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। झारखंड राज्य के संथाल परगना में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ एक बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की झारखंड के रांची से ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। झारखंड में इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। घुसपैठ करके झारखंड में बसने वाले बांग्लादेशियों में से कई लोगों के पास तो दोनों देशों से जुड़े पहचान पत्र संबंधी कागजात हैं, जिससे वे आराम से बांग्लादेश और भारत आ जा सकते हैं। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस राज्य के आदिवासी भाई बहनों की जमीन और संसाधनों पर कब्जा जमाकर झारखंड को जिहाद खंड बनाना चाहते हैं। लोगों को वोटर बनाते गए और खास करके इस क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि रहे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वोटर बनता है, आधार कार्ड में नाम जोड़ता है तो उसका एक निश्चित नियम बना हुआ है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा संथाल परगना में कोई भी बांग्लादेशी नहीं है। देश की जनता और संथाल परगना के लोगों को गुमराह कर रही है। डेमोग्राफी चेंज होने का मतलब है कि संथाल परगना को अपमानित करना, यहाँ के लोगों को अपमानित करना और यहाँ जो हम लोग भाईचारगी के साथ रहते हैं उस पर ठेस पहुँचाना। इस बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो संथाल परगना में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें वापस भेजने की योजना बनाए। वहीं स्थानीय लोगों ने भी मामले पर अपना पक्ष रखा। काफी चिंताजनक है। हमको तो लग रहा है जो पाकिस्तान बांग्लादेश बंटवारा जो हुआ और एक गलियारा की तैयारी थी, वो गलियारा आज तैयार। ये लोग रिश्ता बना लेता है, यहाँ आके रिश्ता बनाने के बाद लोग वहीं से आधार कार्ड रिश्ते से बनता है। ये लोगों का चेन लगल है बांग्लादेश से। हम लोग का यहाँ लोकल का जीना कठिनाई हो जाती है और सरकार को इसमें बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। झारखंड राज्य के 5 जिलों की डेमोग्राफी तेजी से बदली है। पिछले 3 दशकों में बांग्लादेश से लाखों की तादाद में घुसपैठिए साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा जिलों के अलग अलग इलाकों में आकर बसे हैं। 2001 की जनगणना के मुताबिक संथाल परगना के पाकुड़ जिले में आदिवासियों की आबादी 46% थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 4% घटकर महज 42% रह गई। वहीं मुस्लिम आबादी 33% थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 3% बढ़कर 36% तक पहुंच गई है। बांग्लादेश बॉर्डर करीब होने के वजह से ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहां से पश्चिम बंगाल से होते हुए झारखंड में दाखिल हुआ जा सकता है। बीजेपी ने कहा है कि झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ की वजह से राज्य की पूरी तरह से डेमोग्राफी बदल रही है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, रांची, झारखंड। और सीधे आपको इंदौर ले चलते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन दे रहे हैं। हमारा भारत होगा, ऐसा भारत का निर्माण करना। और भाइयों और बहनों,
अगर ऐसे भारत का निर्माण करना है तो शिक्षा की नींव मजबूत करे बगैर नहीं हो सकता। और इसलिए मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ 2020 में आने वाले 25 साल की जरूरियातों को पूरा करने वाली सभी चीजों को विजुलाइज कर नई शिक्षा नीति लाने का काम किया। ये नई शिक्षा नीति आने वाले 25 सालों तक भारत के विद्यार्थियों को विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ स्पर्धा करने के योग्य बनाएगी और दूसरी ओर हजारों साल हमारी पुरानी संस्कृति और भाषाओं के साथ भी हमारे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेगी। मुझे बड़ा आनंद है, मैं मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश भर में अगर सबसे पहले नई शिक्षा नीति कहीं जमीन पर उतरी तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जमीन पर उतारने का काम। मुझे बरोबर याद है उस वक्त अभी के मुख्यमंत्री मोहन जी उच्च शिक्षा मंत्री थे और एक कार्यक्रम में मैं आया था। पूरे देश भर में इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस का अभ्यासक्रम अगर कोई राज्य ने अपनी मातृभाषा में अनुवादित कर खुला रखा तो हमारे मध्य प्रदेश ने किया था। इससे बहुत सारे गरीब बच्चों को मातृभाषा में उच्च शिक्षा, मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग का ज्ञान लेने का फायदा मिला है। आज लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का जो शुभारंभ हो रहा है वो सिर्फ नाम बदलने का कार्यक्रम नहीं है। इसके पैरामीटर्स, इसके क्राइटेरिया तय है। और मैंने आने से पहले हमारे इंदर परमार जी को ढंग से डिटेल मंगाया था कि 55 के 55 कॉलेज में ये सारे क्राइटेरिया पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। मैं आज मोहन जी और इंदर परमार जी को अभिनंदन देना चाहता हूं कि सभी 55 कॉलेज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त करने के योग्य बने हैं। यहां पर कंपार्टमेंटल शिक्षा नहीं होगी, कंपार्टमेंटल एजुकेशन नहीं होगा। आप बीए करना चाहते हो और विज्ञान के किसी विषय में रुचि है तो उसका डिप्लोमा कर सकते हो, साथ में पढ़ सकते हो। आप कॉमर्स के विद्यार्थी है, कला में रुचि है, भाषा में रुचि है, तो भी आप आपका अभ्यास कर सकते हो। और आप कॉमर्स के विद्यार्थी है, कोई टेक्नोलॉजी के अंदर रुचि है, तो भी आपकी रुचि के अनुसार डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हो। ये बहुत सुंदर एक चैप्टर जो हमारी नई शिक्षा नीति का था, मध्य प्रदेश आज उसको जमीन पर उतारा है। ये बहुत हर्ष की विषय है। भाई और बहनों, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के अंदर पड़ी हुई सभी शक्तियों को बाहर निकालना, उसको एक प्लेटफॉर्म देना और उसको विकसित होने का मौका देना। रटा रटाया ज्ञान और रटा रटाया सिलेबस रटकर परीक्षा में नंबर लाना तो सरल है, परंतु अपने अंदर जो गुण ईश्वर दत्त शक्तियां हैं उसको विकास कराना ये बहुत कठिन है। और आज मुझे हर्ष है कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो 55 जितनी बड़ी संख्या में आज उद्घाटन जिसका हुआ है, वो विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, कला, भारतीय ज्ञान, ढेर सारे विषयों में अपनी रुचि के अनुसार काम करने का काम करेंगे। ये सभी कॉलेजों में बीएड का पाठ्यक्रम भी आरंभित किया है। बीएससी एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम भी आरंभ हो रहा है। इसके कारण कृषि भी वैज्ञानिक होगी, बच्चे कृषि के साथ जुड़ेंगे और
स्वरोजगार के कई सारे नए अवसर यहां से होंगे और बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज आईआईटी दिल्ली और कई सारी इंस्टीट्यूशन के साथ वर्बल तरीके से जोड़ने का काम किया गया है। और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के विद्यार्थी के पुस्तकों का केंद्र भी ये 55 के 55 महाविद्यालयों में शुरू की है। आज मैं इंदौर वालों को कह रहा हूं, इंदौर अब तब कॉटन हब माना जाता था, स्वच्छता का हब माना जाता था, इंदौर अब एजुकेशन का हब बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। और हमारा इंदौर फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ये सब विषयों में आगे बढ़ रहा है। और मुंबई को हम देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कोई एक है तो हमारा इंदौर है, इसमें देश में किसी को कोई संशय नहीं। मध्य प्रदेश के अंदर नई शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं, कई सारे नए नए कोर्सेज शुरू किए हैं, कई सारे विश्वविद्यालय भी बनाए हैं। मगर मैं आज विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, आप सभी एक बार नई शिक्षा नीति को डाउनलोड कर या तो ऑनलाइन जरूर पढ़ें। ये नई शिक्षा नीति श्रीमान मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ हमारे युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए बनाई है। बच्चों को यहाँ सिलेबस ऑफ एकेडमिक्स के साथ साथ सिलेबस ऑफ लाइफ भी सिखाया जाएगा और जीवन में आप आगे बढ़ पाओ, इसकी व्यवस्था की। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ये नए शिक्षा नीति से क्वांटिटी से हटकर क्वालिटी पर फोकस करने का काम किया है। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की जगह आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आदत विद्यार्थियों को डालने के लिए नई शिक्षा नीति में ढेर सारे उपक्रम है। वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग देकर इंडस्ट्री और एकेडेमिया का गैप भरने का भी प्रयास शिक्षा नीति ने किया है। और 21वीं सदी में ग्लोबल लैंडस्केप से भारतीय शिक्षा पद्धति को जोड़ने का काम ये हमारी शिक्षा पद्धति करेगी। और इससे भारतीय युवा सिलेबस को रटने की जगह आइडिया की रचना पर बल देगा और डिग्री प्रदान करने की जगह युवा का 360 डेवलपमेंट हो, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी नई शिक्षा नीति में है। मित्रों, आज की पीढ़ी को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, पढ़ाई लिखाई खूब करिए, अपने आप को तय किए हुए रास्ते पे ले जाइए। यहां जो विद्यार्थी बैठे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, जीवन में अगर कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपका लक्ष्य तय कर दीजिए कि जीवन में मुझे क्या बनना है, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। क्योंकि लक्ष्य के बगैर का जीवन समय बहाकर ले जाता है और लक्ष्य के साथ तय किए हुए रास्ते पर आप जीवन जियोगे तो आप समय को बहाकर ले जाओगे, समय भी आपको रोक नहीं पाएगा। और जब लक्ष्य तय हो जाता है तब कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। कठोर परिश्रम ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। प्रारब्ध का भी आशीर्वाद तभी मिलता है जब पुरुषार्थ से हम इसकी पीठिका तैयार करें। सफलता पुरुषार्थ ने की हुई पीठिका पर प्रारब्ध के आशीर्वाद से बनती है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि जीवन का एक लक्ष्य तय कर एक रास्ता तय कर कठोर परिश्रम करने का लक्ष्य आज से ही तय कीजिए। आज की पीढ़ी इंटरनेट की पीढ़ी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पीढ़ी है, डेटा एनालिटिक की पीढ़ी है और इसीलिए नई शिक्षा नीति में प्रैक्टिकल ज्ञान, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग,
और कई सारे वर्टिकल्स का आपके लिए प्रावधान किया गया है। मित्रों, 2047 में भारत जरूर विश्व में सर्वप्रथम बनने वाला है। मोदी जी ने हमारे सामने आजादी की शताब्दी का लक्ष्य रखा है। हम मंच पर जो बैठे हैं इसमें से बहुत कम लोग 2047 में होंगे, मगर मेरे सामने हैं वो सारे बच्चे 2047 में देश के नागरिक। 2047 में भारत को महान बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो आपके लिए है। आप वो दिन देखोगे कि पूरी दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर भारत महान होगा और इसकी नींव डालने का काम हमारी नई शिक्षा नीति करेगी। आज जो प्रधानमंत्री एक्सेलेंस कॉलेज, और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं जहां पर बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी में योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन दे रहे हैं। प्रयास से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे, और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है, और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो, दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद तो योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज माफिया मुक्त है, और बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं, जो उनका उत्साह है उसे लगातार उन्होंने बढ़ाने का आह्वान किया और कार्य करते रहने का आह्वान किया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।